ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये कोई ये मेन से एडवांस का प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली आपको मतलब बुक्स वगैरह मिल जाएगा, और ये थोड़ा नॉन ट्रिवियल सा है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेन से एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, तो अपन बेसिक उसका स्केलेटन डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स। ओके, तो सीन क्या है इसमें कि एक चार्ज है क्यू, एंड वो चार्ज क्यू है एक डिस्क से आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और डिस्क का खुद का रेडियस भी आर है, और ऐसे लोकेटेड है एज शोन इन द फिगर। ओके, सो अ पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ डिस्क। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यू पासिंग थ्रू द डिस्क। तो मेरे को क्यू का फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू द डिस्क। तो यार मैं अगर इस क्यू से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ऐसे मैं रफ एक डायग्राम सा बनाऊँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मल्टीपल फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, ठीक है, ऐसे इससे निकल रही होंगी। अब अपने को क्या देखना है कि भाई इस डिस्क से तो उतनी जो फील्ड लाइन जो पास होंगी वो एक रीजन में कंटेंट होगी, वो उस रीजन को मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसे, क्योंकि जितनी भी फील्ड लाइन्स है अगर इस रीजन से बाहर को अगर जा रही हैं तो वो इस डिस्क से पास नहीं होंगी। तो अपने पास जो फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ ऐसे ऐसे आएंगी जो डिस्क से होके पास होके जाएंगी। ठीक है, अब अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है। नाउ एक इसमें समझने वाली चीज़ एक और है कि जितनी भी फील्ड लाइंस अगर इससे निकलेंगी, तो सपोज़ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसके नीचे मैं एक सर्कुलर हेमिस्फेरिकल पार्ट बनाता हूँ। हेमिस्फेरिकल पार्ट, नॉट हेमिस्फेरिकल पार्ट, एग्जैक्टली स्फेरिकल पार्ट। ओके, तो ये एक स्फेरिकल पार्ट है, एंड सच दैट कि इसका जो रेडियस है यार वो आर डैश है। आर डैश क्या है? इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज आर डैश। ओके, आर डैश है और बाकी सारी लाइन्स उससे कम होंगी। ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो इस ट्रायंगल में अगर तुम देखो, इस ट्रायंगल में देखो तो आर डैश की वैल्यू तुम इस ट्रायंगल में देखो तो क्या आएगी? ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर डैश है, तो आर डैश इज गोइंग टू बी रूट ओवर 2r। ओके, इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस कुछ और होता, ये कुछ और होता, तो वैसे आर डैश की वैल्यू तुम्हारी चेंज हो जाती। ओके, तो अब मैंने ऐसा क्यों किया ये आगे आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल बस सुनो ध्यान से। तो जितनी भी फील्ड लाइन्स इससे निकली हुई हैं, ये जो येलो कलर की है, वो अगर डिस्क से पास हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके वो फिर स्फीयर से भी पास होगी। ये ऐसे स्फीयर से भी जाएगी। ठीक है, बाय द वे जितनी डिस्क से बाहर है वो स्फीयर से भी बाहर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द डिस्क इज सेम एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द spherical part. Okay, so you can say कि flux of sphere is same as the flux of the disk because of Q. Okay, so if I am able to somehow find the flux passing through the sphere, I can say कि that would be the same value for the flux through the disk, and this exactly that we have to calculate. Okay, तो फ्लक्स टू द स्फीयर निकालने के लिए क्या करेंगे? अब चलो ठीक है, तो यार सपोज फ्लक्स टू द स्फीयर निकालना अपने को, और फ्लक्स जो ये स्फेरिकल पार्ट है ये एक बड़ा सा जो कैपिटल आर डैश का जो स्फीयर है उसका छोटा सा पार्ट है। अब समझो यहाँ पे कि एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और एक स्फीयर है यहाँ पे, और स्फीयर का मैंने एक पार्ट ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पार्ट ले लिया इतना। अब जो स्फीयर का जो पार्ट है, अगर इसका मेरे को एरिया पता है, इसका जो सरफेस एरिया पता है, सपोज उसको मैं ए डैश बोलता हूँ और टोटल एरिया को मैं ए बोलता हूँ, तो इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की जो भी फील्ड लाइंस जो जा रही हैं ऐसे, उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ना कि ए डैश अपॉन ए इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो टोटल फ्लक्स है, और जितना फ्रैक्शन ऑफ एरिया होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली अगर मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज गोइंग टू बी सेम, राइट, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस इज गोइंग टू बी द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो तुम बोल सकते हो एक सिमिट्री है वहाँ पे।
ठीक है, सिमेट्री है वहाँ पे, तो सिमेट्री है तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें फ्रैक्शन निकाल लूँ, a डैश अपॉन a निकाल लूँ, एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाई q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल गिव मी द फ्लक्स, दिस विल गिव मी माई phi dash is a flux passing through a dash. So my problem just boils down to finding my a dash, because if I have a dash, I'll just divide by a, multiply by q by epsilon naught, and I'll get my flux because of the sphere. ठीक है, तो चलो ठीक है, अब अपन a dash कैसे निकालेंगे? अब a dash के लिए अपना इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सा। ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस है, और ये मेरा हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, यहाँ से आर डैश। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि यार यहाँ से ना फाई एंगल पे एक मैंने एक एलिमेंट लिया, फिर यहाँ से भी वो फाई एंगल पे लिया सिमेट्रिकली, ये भी फाई है, और जो एलिमेंट लिया थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ये, बट सिमेट्रिकली है, ये प्लेस्ड है, और वो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा विड्थ होगा उसका। अब मैं इसको जूम करके साइड में बनाता हूँ, ये ऐसा बनेगा तुम्हारा। ठीक है, अब इसका जो विड्थ होगा वो विड्थ कितना है? आर डैश डी फाई। अब डी एल है ना यार, ये जो विड्थ है तो वो कहाँ से कहाँ तक सबटेंड कर रहा है? ये एंड से लेके लोअर एंड तक सबटेंड कर रहा है। ठीक है, लोअर एंड तक सबटेंड कर रहा है, ये तो विड्थ है तुम्हारा, तो ये जो स्मॉल एंगल है ये डी फाई है, तो इसका जो विड्थ हो गया ये आर डी फाई हो गया। डी एल जो इसका कर्व लेंथ है ना यार, ये तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, तुम लोगों को पता ही होगा। तो ये जो डी एल है, ये डी एल तुम्हारा आर डी फाई होगा, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर इंटू फाई होता है, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी फाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये मेरा आर डैश था, तो इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? अगर मेरा ये फाई था तो ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, जो इस एक सर्कुलर जो एलिमेंट बनेगा उसका रेडियस जो कितना होगा वो आर डैश साइन फाई बनेगा। ठीक है, तो ये जो डी ए बनेगा इसका, ये जो छोटा सा ये जो एरिया जो स्ट्रिप बन रहा है, सर्कुलर स्ट्रिप बन रहा है, ये ऐसा सर्कुलर जो स्ट्रिप बन रहा है ये। ठीक है, इसका जो डी ए होगा, डी ए कितना होगा? 2 पाई आर डैश साइन फाई इंटू द विड्थ, और विड्थ कितना है तुम्हारा? डी एल, और डी एल की वैल्यू कितनी है? आर डैश डी फाई। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे पॉज करो और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। सो डी ए इज़ 2 पाई आर डैश साइन फाई आर डैश डी फाई। तो मेरा जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया जो मैं ये इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को टोटल कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज़ अ डिफरेंशियल एरिया, इस जो स्ट्रिप बना है स्ट्रिप का एरिया मेरा डी ए, और वैसे जब सारे स्ट्रिप्स को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को इस टोटल कर्व सरफेस का एरिया मिल जाएगा। सो ए इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, एंड दैट हैज़ टू हैपन फ्रॉम ये 2 पाई आर डैश साइन फाई आर डैश डी फाई, इंटीग्रेशन इज गोइंग टू गो फ्रॉम, सपोज इसका जो मैक्सिमम एंगल है ये थीटा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई? 0 से लेके थीटा तक, ये 0 से लेके थीटा तक जाएगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट करो, सो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ सेकेंड, दिस ए इस ए की वैल्यू है तुम्हारी, ए की वैल्यू आएगी कितनी? 2 पाई आर डैश स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई आर डैश स्क्वायर कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई डी फाई 0 टू थीटा, और साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस ऑफ कॉस फाई, सो माइनस ऑफ कॉस फाई गोइंग फ्रॉम 0 टू थीटा इज गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर डैश स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये कितना है तुम्हारा? ए डैश, ए डैश करते हैं इसको, क्योंकि इसको अपन ने छोटे वाले को ए डैश बोला था, सो इसको मैं चेंज करता हूँ, ये डी ए डैश है, ए डैश इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डैश। ठीक है, तो ए डैश अपना जो कर्व सरफेस एरिया है ये अपना इतना है, तो फ्रैक्शन कितना होगा? ये टोटल जो बड़ा सा जो सर्कल बनेगा, जो स्फीयर बनेगा, उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ एरिया? तो फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी ए डैश अपॉन ए, एंड इन दैट केस 2 पाई आर डैश स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई टोटल एरिया कितना होगा यार? वो हो जाएगा 4 पाई
आर डैश स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2. दिस इज योर फ्रैक्शन. ओके, सो नाउ आई गेस यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस. अगर फ्रैक्शन आ गया तो मेरा पास जो इसका फ्लक्स होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस इज बेसिकली द फ्रैक्शन इनटू द टोटल फ्लक्स. फ्लक्स टोटल फ्रैक्शन कितना है भाई मेरा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, और फाई टोटल कितना आएगा, फाई टोटल आएगा मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये मेरा हो जाएगा फाई डैश पासिंग थ्रू द, दिस इज पासिंग थ्रू द spherical surface and this has to be equal to phi passing through the disk. ओके, सो डिस्क से मेरा कितना पास होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2. अब तुम थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तो ये डिस्क का ये जो मैक्सिमम एंगल था, ये जो मैक्सिमम एंगल था, ये वाला एंगल, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एंगल है मैक्सिमम एंगल, ये जो एंगल है ये कितना है भाई, ये 45 है, ये 45 है, ये आ रही है, ये वर्टिकल भी आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी 45. तो तुम्हारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये थीटा है तुम्हारा, और थीटा कितना है तुम्हारा 45. नीचे आते और थीटा की जगह वहाँ पे 45 पुट करते हैं और देखते हैं फिर कितना आता है वहाँ पे. सो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, और वो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2. सो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क एज वेल एज द लोअर स्फेरिकल सरफेस. ओके, तो थोड़ा सा ये लेंदी था, बट दिस इज़ अ रिजल्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इसमें से अगर मैं बोलूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारी ये फ्रैक्शन. दैट मीन्स कि अगर मैं इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिखूँ, तो रिजल्ट के फॉर्म में मैं ऐसे लिखूँगा कि यार अगर मेरा एक पॉइंट है और एक डिस्क से ऐसे डिस्टेंस पे कि ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो जो इसके नीचे जो मैं एक स्फीयर बनाऊंगा, इसके स्फीयर बनाऊंगा, तो उस स्फीयर का जो एरिया होने का ना, उस एरिया को मैं लिखता हूँ ए डैश. अगर ये ए डैश है, ए डैश तुम्हारा होता है 2 पाई आर डैश स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. ये इसमें से मेन रिजल्ट है, ये पूरे कैलकुलेशन का मेन रिजल्ट है, जहाँ पे आर डैश तुम्हारा क्या है, ये आर है. तो जनरली तुम्हारा क्या हो सकता है, ये कुछ आर हो सकता है, ये कुछ एक्स हो सकता है. तो उस केस में आर डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये मेन रिजल्ट है. यहाँ पे मैंने इस ए डैश से लेकर मैंने फ्रैक्शन निकाला, उस फ्रैक्शन से मैंने गॉसियन यूज़ करके मैंने फ्लक्स निकाल लिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं. ठीक है, ओके, तो ये हो गया ये फ्लक्स के लिए. चलो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी 2 टॉपिक्स अपने और बचे हुए, कैपेसिटर्स और दूसरा था अपना CR सर्किट्स. तो वो अपने 2 लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपना ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. ओके, let's move on to the second segment of problem solving. This will include capacitors problem and CR circuit problem. So we just have 2 problem here. और उसमें करने के बाद मैं आपको बेसिक बता दूंगा उसमें कि एग्जैक्टली किस टाइप के और प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो एक मेंस का और एक एडवांस का है, और फिर वहाँ से अपना कैलकुलेशन समझ के और फिर मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा कि बाकी और भी कैलकुलेशंस कैसे करने, क्वेश्चंस कैसे करने. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है यार कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग plates of area S and plate separation D has capacitance C1 in air, and when 2 dielectrics of different K values or E values are introduced between the plates, the capacitance become C2. So the ratio of C2 by C1 is. So if you think about it, यहाँ पे जब पहले था तो पहले तो अगर बस केवल प्लेट था, कुछ कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, बस एयर था, तो उस केस में आई थिंक कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा किसी के लिए भी. तो मैं वो जल्दी से वो कर देता हूँ मैं पहले. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट माय वैल्यू ऑफ C1 कितना होगा, और फिर उसके बाद अपन डायलेक्ट्रिक के साथ कर लेंगे. तो ये देखो, ये तुम्हारा D है. ठीक है, और D है, और प्लेट एरिया तुम्हारा S है, ये भी S है, ये भी S है. तो यार C1 कितना हो जाएगा, C1 तो सीधे सीधे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये आपका C1 हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है इसमें, C1 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है. C1 हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ओके, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब इसमें मैंने फिल करना शुरू कर दिया.
तो अगर मैं फिल करूँगा तो मैं फिर से ये डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसमें फिल किया है कुछ, तो ऐसा बोल रहे हो कि इसमें ये पार्ट जो है शुरू का टॉप का जो पार्ट है, इसमें एक एलिमेंट डाला हुआ है और बाकी सारी जगह कुछ दूसरा एलिमेंट है। तो ये जो बाकी है, ये जो सेकंड सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट ये पूरा कुछ दूसरा एलिमेंट्स है। तो ये ऐसे ये हो गया और ये एक सेगमेंट हो गया। ओके, ठीक है, ड्राइंग बहुत हो गई, क्वेश्चन करते हैं अब। तो यार इसमें तुम्हें ये समझना है कि अगर मैं इसका मतलब फ्रंट व्यू देखूं तुम्हें वो क्या दिखेगा। फ्रंट व्यू में मेरे को ऐसा दिखेगा। फ्रंट व्यू में मेरे को ऊपर के कोने में यहाँ पे इस साइड में मेरे को ये येलो वाला पार्ट दिखेगा और बाकी सारे में मेरे को ये ऑरेंज वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं देखूँ तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, ये s/2 है, ये वाला भी कितना है s/2 है, ये लेंथ कितना हो जाएगा d/2 और ये लेंथ भी तुम्हारा हो जाएगा d/2। सो बेसिकली आई हैव यू कैन से 3 कैपेसिटर्स, एक ये C1, एक ये C2 और तीसरा ये C3। मैं बोल सकता हूँ कि यार C1 C2 सीरीज में है और उनका कॉम्बिनेशन C3 के साथ पैरेलल में। सो दिस डायग्राम कैन बी सेड कि ये ऐसा है। एक्चुअली C1 C2 नहीं लेते हैं यार, इसको स्मॉल C1 स्मॉल C2 लेते हैं। ठीक है, तो कीप इन माइंड दिस इज स्मॉल C1 स्मॉल C2, C1 C2 एंड स्मॉल C3, C1 C2 एंड दिस इज इन पैरेलल विथ सम C3। फिर उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल कैपिटल C2। ओके, नाउ कोई ये भी बोल सकता है कि यार क्यों ना मैं ये वाला साइड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इसको पैरेलल में लेके और फिर उसको मैं लेफ्ट वाले के साथ सीरीज में कर दूँ। दैट मीन्स कि वो ये बोल रहा है कि एक मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, और इसको मैं प्लस करूँगा किसके साथ, बेसिकली यार ये ऑरेंज वाला है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ होमोजेनिटी आई एम गोइंग टू चेंज इट टू ऑरेंज। ये ऑरेंज वाला है, प्लस वो बोलेगा कि यार और एक मेरे पास ये जो है इसमें हाफ येलो है और हाफ ऑरेंज है। ठीक है, ये बना के ये इन दोनों का पैरेलल करके और उसको मैं इसके साथ सीरीज में कर दूंगा। तो वो बेसिकली ये कैलकुलेशन करने का बोल रहा है कि अगर मैं इसको C1 बोलूँ, स्मॉल C1, इसको स्मॉल C2 और इसको मैं स्मॉल C3 बोलूँ, तो वो प्रपोज्ड एक डायग्राम बनेगा C1 प्लस C2 एंड देन C3। ये भी तुम सोच सकते हो कि ये C2 कर दिया, ये C3 कर दिया, ये C1 कर दिया, बट ये गलत है। क्यों गलत है यार? जब दो कैपेसिटर्स को अपन पैरेलल में करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं V0 बोलता हूँ, इस एंड को मैं V0 बोलता हूँ, और इस एंड से अगर मैं लेफ्ट में d/2 डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, तो इन दोनों में ही पोटेंशियल फील्ड की वैल्यू चेंज होने वाली है। ये जो इसमें अगर मैं इसको 1 बोलूँ और इसको मैं 2 बोलूँ, तो इन दोनों ही सिनेरियो में मेरी फील्ड वैल्यू चेंज होने वाली है। तो फील्ड वैल्यू चेंज होने वाली है, तो dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ E डॉट dr होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मेरे को पैरेलल लेना है तो ये V0 है। दैट मीन्स कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो V1 है, V1 और V0, तो V1 मेरा इसके लिए भी V1 है, ऊपर वाले के लिए V1 है और इसके लिए V1 है, तभी तो मैं इसको पैरेलल में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो V1 और V0 अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम है, तो दोनों के बीच का E भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई फील्ड इनसाइड दिस E2 डाइलेक्ट्रिक इज सेम एज द फील्ड इनसाइड दिस E1 डाइलेक्ट्रिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सिंस बोथ आर नॉट सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो फील्ड कैन नॉट बी सेम। तो फील्ड सेम हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों को मैं पैरेलल में ले नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल लेने का मतलब है, मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों का ये लेफ्ट वाला एंड सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल में यही करते हो ना तुम, पैरेलल बोलते हो कि तुम दोनों एंड
कॉमन पोटेंशियल पे होते हैं, ये दोनों एंड भी इनके कॉमन पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे ये दोनों तो समझ में आ रहा है कि भाई इधर से जुड़ा हुआ है, बट ये दोनों को अगर सेम बोलने का मतलब तुम टेक्निकली ये बोल रहे हो कि इसके अंदर की फील्ड वैल्यू भी सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। ओके, सो यू जस्ट have to calculate C1 C2 and then parallel it with C3 and then you'll get your C2 and then find your C1 by C2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यार सिंपली मैं जल्दी से कर देता हूँ ये C1 C2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो C1 जो स्मॉल C1 है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, C1 में कैलकुलेट करूँ तो यार ये कितना आएगा, C1 आएगा एप्सिलॉन नॉट S बाई 2 डिवाइड बाई D बाई 2, ठीक है। S बाई 2 डिवाइड बाई D बाई 2, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट S बाई D हो जाएगा। अब बताओ C2 क्या होगा। कीप इन माइंड वो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट E2 भी है। ओके, सो ये E2 एप्सिलॉन नॉट S बाई D। वैसे ही C2 क्या होगा, C2 हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन 1। ओके, एंड आई थिंक आई हैव मिस्ड इट अप, लेट मी सी। लेफ्ट वाले में एप्सिलॉन 1 है और राइट वाले में एप्सिलॉन 2 है। ओके, सो माय बैड। सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस पार्ट इज नॉट एप्सिलॉन 2, दिस इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन 1। okay, and the same correction has to be done here, so I'll just rub this off. It's going to be epsilon 1 epsilon naught S by D। और epsilon 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यार, let me just see, epsilon 1 is 2 and epsilon 2 is 4। okay, so back to the calculation, epsilon 1 is 4 epsilon 2 is 2। सही लिखा है ना यार, ये पता नहीं, मतलब मेरी मेमोरी बहुत गंदी है यार। epsilon 1 is 2 and epsilon 2 is 4, उल्टा कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। 2 और ये 4 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 एप्सिलॉन नॉट S बाई D। ओके, वैसे ही C2 करूँ मैं, C2 कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन 1 की जगह एप्सिलॉन 2 डाल देना, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट S बाई D। एंड C3 में तुम्हारा क्या होगा, S बाई 2 होगा, लेकिन डिस्टेंस बाई D हो जाएगी। तो ये तुम्हारा C3 में तुम्हारा क्या है, एप्सिलॉन 1 वाली चीज़ है, सो इज गोइंग टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट S बाई 2 इंटू D। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट S बाई D। अब क्या है कि C1 C2 सीरीज़ में है, उसके साथ ये पैरेलल में, C1 C2 सीरीज़ में करूँगा, दैट मीन्स कि 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 बाई C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यार, तो मेरा ये सीरीज़ में रहता है हमारा, तो क्या होता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो एप्सिलॉन नॉट S बाई D तो कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, सो 8 डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट S बाई D, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 4 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट S बाई D, एंड दिस हैज़ टू बी इन पैरेलल विथ दिस का एप्सिलॉन नॉट S बाई D। तो बेसिकली सीधे सीधे समेशन हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 बाई 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट S बाई D। सो इसको मैं बोल देता हूँ C इक्विवेलेंट 1। सो फाइनल जो C इक्विवेलेंट बनेगा, दैट इज बेसिकली माई C2, कैपिटल C2 is going to be C equivalent dash, this is in series with, this is no, this is in parallel with small c3, and that is going to be 7 by 3 epsilon naught S by D। ओके, तो ये मेरा ये हो गया। अब तुम ऊपर जाओ थोड़ा, देखो कि तुम्हारा C1 कितना आया था, C1 आया था एप्सिलॉन नॉट S by D, C1 आया था एप्सिलॉन नॉट S by D। तो मेरे को करना क्या है, बेसिकली मेरे को C1 by C2 निकालना है, ये निकालना है ना, लेट मी जस्ट चेक, C2 by C1 निकालना है, सॉरी कुछ भी याद नहीं रहता यार मेरे को, तो ये करना अपने को C2 by C1 निकालना है यहाँ पे। तो C2 by C1 ये हो जाएगा 7 by 3 एप्सिलॉन नॉट S by D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट S by D, ये हो जाएगा 7 by 3, ये आंसर। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन में मतलब थोड़ा जल्दी भी कर दिया मैंने, पता नहीं जल्दी किया स्लो किया, बट मेरे को लग रहा है जल्दी कर दिया। जहाँ पे नहीं समझ में आया पॉज करके समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और प्रॉब्लम बचा है अपना CR सर्किट का, वो कर लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। ओके,
Okay, so we have the final question here. In the given circuit diagram, when the current reaches steady state in the circuit, the charge and the capacitor and the capacitance C will be. So as I'm assuming like everyone would be knowing this, what exactly is steady state. मैं फिर से repeat कर देता हूँ. Steady state is basically the state where there is no more change in the charge of the capacitor. So capacitor के charge में कोई change नहीं हो रहा है. That means कि capacitor में जो current flow हो रहा था, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो सपोज अगर मैं आई बोलूँ तो वो आई अभी ज़ीरो हो चुका है, बिकॉज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. एंड इफ क्यू सी चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स देर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज इन दैट सेगमेंट. अगर कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है तो तुम्हारा डी क्यू ज़ीरो है, और डी क्यू ज़ीरो है तो डी क्यू बाई डी टी भी ज़ीरो है. दैट मीन्स कि आई ज़ीरो है. तो स्टेडी स्टेट में बेसिकली जिस भी मतलब सर्किट एलिमेंट से कोई कैपेसिटर अगर तुम्हारा कनेक्टेड होता है सर्किट एलिमेंट से, ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी जुड़ा हुआ है, इधर नीचे से ऐसे लेफ्ट में कुछ भी कहीं से भी कोई कनेक्शन हो सकता है. जिस भी आर्म में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसमें तुम्हारा जो आई होता है वो बेसिकली ज़ीरो हो जाता है. तो तुम ऐसे बेसिकली इसको ये बोल सकते हो कि ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. तो तुम यहाँ पे ऐसे इसको ब्रेक कर दो यहाँ पे. दिस इज़ एज गुड एज सर्किट बीइंग ओपन. ओके, दैट डज नॉट मीन कि कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होगा. कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है. दैट्स वाई देर इज़ नो मोर फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट्स वाई योर आई इज ज़ीरो. आई ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि तेरा कैपेसिटर पे जो चार्ज है क्यू सी भी ज़ीरो. इनफैक्ट स्टेडी स्टेट में क्यू सी इज गोइंग टू बी क्यू नॉट. मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे हो जाएगा तभी तुम्हारा आई ज़ीरो होता है. ठीक है, करंट तुम्हारा ज़ीरो होगा. ठीक है, तो आई होप दिस मेड सेंस. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस ऑफ. अब क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है. ठीक है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन द करंट रीचेस द स्टेडी स्टेट द चार्ज एंड द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी. तो भाई अभी मैंने बताया कि स्टेडी स्टेट हो जाएगा. स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि तुम इस वाले सेगमेंट को, इस सेगमेंट को तुम बोल सकते हो कि भाई ये ओपन सर्किट हो चुका है. तो इसका मैं अगर री डायग्राम बनाऊँ इसका तो ये ऐसा कुछ बनेगा. Okay, so this is going to be R and this is R1 and this is R2, this is C and this is E. Okay, now in this scenario what do you think the current in the circuit is going to be? The current in circuit, since this is open circuit, it's very obvious to see कि जो current होगा ऐसे flow कर रहा होगा, ऐसे flow कर रहा होगा, ऐसे. और जो circuit में I होगा, जो I यहाँ पे है वही I यहाँ पे है, और जो I in the circuit is going to be E by R plus R2. अब देखो E by R plus R2 ये तुम्हारा सर्किट में क्या नाम है, करंट है. अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मेरे को कैपेसिटर पे मेरे को चार्ज निकालना है, तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे निकालूंगा मैं? कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालूंगा मैं? अगर तुम ये देखो कि इसको मैं बोलूँ वी ए, ठीक है, वी ए, और इसको मैं बोलूँ वी बी. तो मेरे को अगर मैं वी ए माइनस वी बी निकाल दूँ, तो मेरा जो कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा, सपोज लेट वी ए माइनस वी बी mod, I don't know which one is going to be higher, v minus bb mod is equal to sum v, and if I am able to find like this formula q is equal to cv, तो जो चार्ज जो होगा c इंटू वी होगा. ठीक है, तो मेरे को इस प्रॉब्लम में बेसिकली मेरे को कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2 वैल्यू. डू यू अग्री? मैं बोल रहा हूँ कि जो V की वैल्यू है वी ए माइनस वी बी इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2. नाउ ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये कैलकुलेशन डायग्राम है, ये एक्चुअल में डायग्राम नहीं है. ऑल्दो आई नो कि इस आर्म में कोई करंट नहीं होने वाला, बट ये एक्चुअल में डायग्राम नहीं है. एक्चुअल में डायग्राम तुम्हारा अभी भी डॉटेड ही है. ठीक है, डॉटेड होने का मतलब तुम ये समझो कि इस आर्म में कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ से लेके इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं. तो यहाँ पे अगर ये वी लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंट भी मेरा वी ही है, ये एंड मेरा, ये मैं बोल सकता हूँ ये वी है. ठीक है, तो इसका मीनिंग यही समझो कि इसमें कोई करंट नहीं है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हारा कोई चेंज नहीं हो रहा. तो यहाँ पे वी है, इस पॉइंट का अगर वी है तो इस पॉइंट का वी होगा. नाउ देखो अगर ये वी बी है, ये वी बी, और इसमें कोई करंट नहीं है, दिस R1 में कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी वी बी होगा. ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर.
कैपेसिटर में ये एंड वी बी था, ये एंड वी ए था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द आर टू रेजिस्टेंस, आर टू रेजिस्टेंस का भी एक एंड वी ए हो गया है और दूसरा एंड वी बी हो गया। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस capacitor. So now we can calculate the potential difference across capacitor is basically V across R2 into C is going to give me the charge across the capacitor. V across R2 ये कितना होगा, I in the circuit into R2 into C, और ये कितना हो जाएगा I into I in the circuit is E by R plus R2 जो अपने ऊपर कैलकुलेट किया है into R2 into Q। ठीक है, ये अपना हो गया इंटू क्यू, सॉरी क्यू नहीं, इंटू सी। तो ये अपना हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, इंटू सी। अभी देखो ये कहाँ से मैच कर रहा है यार, ये सी ई आर टू डिवाइड बाई आर प्लस आर टू, ये मैच कर रहा है बी से, तो अपना बी आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, होपफुली समझा होगा मैंने एग्जैक्टली क्या किया हुआ है। ये जो मैंने ब्रेक किया हुआ था ये समझने के लिए था कि अगर मैंने ब्रेक किया हुआ है तब भी सर्किट का करंट उतना ही होगा जितना मैंने ओपन करके किया हुआ है। मतलब या तो अगर ये सर्किट में क्लोज रख लूँ और या फिर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो मेरा एक्सटर्नल जो करंट है जो आई है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, गिवन दैट कि मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो दैट वाज जस्ट टू शो यू कि अपन आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यार हो गया ये। अब ऐसे ही मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब यही होता है कि तुम्हारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, और मोस्टली तुम्हारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही आते हैं कि स्टेडी स्टेट रीच हो चुका है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, उसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, बेसिकली यही सब कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो होपफुली कुछ सीखा आपने इस सेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, और कुछ अगर डाउट्स है, कुछ और स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो नहीं समझ में आया, तो यू कैन पोस्ट द सेम इन द कमेंट्स, ओके। एंड फिर अपना जो एडमिन होगा वो देखेगा और फिर हमें सजेस्ट करेगा कि और हमें किस किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाने हैं। ठीक है, तो ठीक है, सी यू।